आज के जो दर्स का हमारा मौजू है, ये छठा दर्स बन रहा है हमारा। इसमें ख़वाते सफ़र में से जो वतन के अहकाम हैं, इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे और ज़ेर गुफ्तगू लेंगे। आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ की थी कि फ़िक़्ह में जो वतन है इंसान का, उससे मुराद वो जगह होती है कि जहाँ पे उसने नमाज़ क्या है पूरी पढ़नी होती है। और वो जगह कौन-सी है कि जहाँ पे नमाज़ पूरी पढ़ी जाती है, वो 3 क्या हैं जगह हैं। पहली इसको वतन असली या अरबी ज़ुबान में मक़र्र असली कहते हैं कि वो जगह के जो उसके आबा व अजदाद, उसके माँ-बाप का वतन है और आम तौर पे जो इंसान की विलादत है, वो भी उधर ही होती है। तो ये जगह क्या कहलाती है? इंसान का असली वतन कहलाती है। यानी मेरे जो माँ-बाप का गाँव है, मेरे माँ-बाप का जो शहर है, वो मेरा भी वतन है। ये पहला वतन कहलाएगा। दूसरा वतन वो इलाका है कि जो उसके माँ-बाप का नहीं होता, उसके वालिदैन का गाँव नहीं होता, कोई शहर होता है, लेकिन वहाँ पे उसने ये इरादा किया हुआ होता है और ये उसका प्लान होता है कि अब पूरी ज़िंदगी जो है वो इसी शहर में मैं गुज़ारूँगा। अपने वतन में क्या है मैं जो मेरे वालिदैन का यानी जो आबा-ओ-अजदाद के मेरा गाँव है, उसमें क्या है मैं ज़िंदगी नहीं गुज़ारूँगा। मौजूदा ज़माने में जो आम तौर पे मोमिनीन के जो वतन होते हैं, ये इसी दूसरी कैटेगरी के हैं, क्योंकि गाँव में लोग बहुत कम रहते हैं और आम तौर पे वो शहरों में क्या ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। तो ऐसे बंदों के फिर 2 वतन हो जाते हैं। यानी एक वतन उनका अपना गाँव भी है और एक उनका वतन वहाँ पे है कि जहाँ पे वो तालीम के सिलसिले में रह रहे हैं या जॉब है, वहाँ पे नौकरी है, वहाँ पे रह रहे हैं। तो वो भी उनका वतन बनेगा कि जहाँ पे उन्होंने पूरी ज़िंदगी के लिए रहना है अब। अब एक और बहस आएगी कि ये जो आबा-ओ-अजदाद का गाँव होता है और वालिदैन का जो शहर होता है, जिसे हम वतन असली कहते हैं, ये कब ख़त्म हो जाता है? क्या ये ख़त्म भी हो जाता है या पूरी ज़िंदगी रहता है? तो ख़त्म होने के मेयार भी क्या हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये 2 किस्म के वतन हो गए। तीसरा वो वतन है कि जिसमें इंसान ने पूरी ज़िंदगी नहीं रहना होता और ना ही वो जो इलाका है वो उसके वालिदैन का शहर होता है या वालिदैन का गाँव होता है। यानी ये दोनों ऑप्शन नहीं होते जो भी हमने ज़िक्र किए हैं। बल्कि वहाँ पे उसने एक लंबे अरसे के लिए रहना होता है, 2 साल, 3 साल, एक लंबे अरसे के लिए रहना होता है और इतना अरसा कि अब उस शहर में जब ये रह रहा है, तो उस शहर वाले इसे मुसाफ़िर नहीं कहेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि ये कोई बंदा अभी सफ़र करके आया हुआ है, वो उसे अपनी समझेंगे कि ये तो हमारे साथ रह रहा है और काफ़ी अरसे से क्या है यहाँ पे ज़िंदगी गुज़ार रहा है। तो ये भी क्या है कहलाएगा उसका वतन कहलाएगा और इसको आर्ज़ी वतन कहते हैं। आर्ज़ी वतन के क्योंकि पूरी ज़िंदगी क्या है इंसान ने इसमें नहीं रहना होता। उसके तालीमी निज़ाम चल रहा है, 2 साल का उसका प्लान है, 3 साल का प्लान है, तो वहाँ पे उसने रहना होता है। इस वतन में और जो दूसरी किस्म वतन की हमने बयान की है, इसमें और जो खुद वालिदैन का वतन, तीनों किस्मों में ये शर्त नहीं होती कि वहाँ पे जो इंसान का घर है, वो अपना होना चाहिए। यानी जिसे हम क्या कहते हैं मिल्कियत अपनी होनी चाहिए, कोई उसकी ज़मीन अपनी होनी चाहिए, ये शर्त नहीं होती। उसकी अपनी ज़मीन कोई नहीं है, वो किसी के घर पे रह रहा है जो रेंट का मकान लिया हुआ है, किराए का मकान लिया हुआ है, हत्ता कि अगर वो गुनाह कर रहा है और उसने कब्ज़ा किया हुआ है किसी की जगह पे, वो गुनहगार तो होगा लेकिन इससे उसका जो वतन है वो बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि किसी इलाके और किसी जगह का वतन बनने का जो मेयार है वो वहाँ की ज़मीन की मिल्कियत नहीं है, बल्कि मेयार क्या है उसका उसके वालिदैन का शहर होना है जहाँ पे उसके वालिदैन रहते थे और आम तौर पे इंसान वहीं पे पैदा होता है। या दूसरा ये मेयार है कि उसने पूरी ज़िंदगी वहाँ पे रहना हो या तीसरा ये मेयार है कि पूरी ज़िंदगी नहीं बल्कि एक लंबे अरसे तक के लिए वहाँ पे रहना हो। ये जो तीसरी किस्म है कि लंबे अरसे तक वहाँ पर रहना हो, ये हमारे उन अफ़राद के लिए ज़ेर बहस रहती है ये जगह कि जो स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ने जाते हैं और उनका जो कॉलेज होता है या यूनिवर्सिटी होती है, वो 22 किलोमीटर से ज़्यादा होती है, यानी आना-जाना उनका 44 बन जाता है।
بعض का तो वो रोज़ सफ़र करके वहाँ पे जा रहे होते हैं, 8-10 घंटे वहाँ पे रहते हैं। بعض का तो वो 4-5 दिन उधर ही रहते हैं, फिर जब छुट्टी होती है हफ़्ते की 1-2 दिन, तो वो फिर वापस आ जाते हैं। इसी तरीके से जो फ़ौजी हज़रात हैं, जॉब करने वाले हैं, स्कूल टीचर हैं, जो दूसरे शहरों में क्या रहते हैं, तो ये अफ़राद भी क्या उनके अंदर ज़ेर बहस आ जाते हैं। तो चूँकि यहाँ पे मेयार जो है वो मुआशरती और मुआशरे के रवैये को मेयार करार दिया गया कि मुआशरे वाले कब उस जगह पे ये समझेंगे कि ये बंदा हमारे ही इलाके का है, ये मुसाफ़िर नहीं है। तो लिहाज़ा इसका जो मेयार है वो मुआशरे में हर कोई खुद ही तय करेगा। वो खुद ये तय करेगा कि अगर इतना लंबा अरसा वहाँ पे रहना हो और साल 2 साल और रोज़ाना इतना रहना हो या 24 घंटे रहना हो, हफ़्ते में कितने दिन रहना हो, यानी कौन-सा इतना यानी कौन-सी मुद्दत है और कौन-सा ज़माना है कि जिस ज़माने में अगर इंसान वहाँ पे रह रहा हो, तो मोहल्ले वाले और मुआशरे वाले उसे अपने इलाके की समझने लग जाते हैं, उसे फिर मुसाफ़िर नहीं समझते। इस मुद्दत का जो तय्युन है वो रवायात में या अहले बैत अलैहिस्सलाम ने तय्युन नहीं फ़रमाया, बल्कि यहाँ पर भी उन्होंने ये कुल्ली कानून दे दिया कि अगर आप मुसाफ़िर नहीं शुमार हो रहे और कोई आपको ये नहीं कहता कि आप मुसाफ़िर हैं, बल्कि वो कहता है कि ये हमारा अपने इलाके का बंदा है और हमारे पास रह रहा है, हमारे अपने इलाके का ये बन गया है, तो फिर वो भी क्या है इंसान का वतन बन जाता है। तो चूँकि यहाँ पे मोमिन के सवालात ज़्यादा होते हैं, क्या वहाँ पे हम इतने दिन रह रहे हैं, इतने दिन नहीं रह रहे, तो यहाँ पे सയ്यिद सिस्तानी के दफ़्तर की तरफ से एक चार्ट जो है वो बना के मुरतब किया गया, बनाया गया कि जिसके अंदर जो है वो कुछ ऐसे मेयार लिखे गए कि जिस मेयार के ऊपर अहले इल्म को और सब लोगों को ये यकीन होता है कि कम से कम अगर इस मेयार के ऊपर और इतने अरसे तक आपके रहने का प्रोग्राम है और आप रह रहे हैं, तो ये तो आपका वतन बन जाएगा। यानी ये वो लंबी मुद्दत कहलाएगी कि जिस लंबी मुद्दत को तीसरी किस्म वतन में लिखा कि इस मुद्दत तक जो बंदा भी रहता है, तो उसका वो वतन क्या बन जाता है। ये चार्ट मैंने ग्रुप में भेजा था और इसको हम थोड़ा देख भी लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो ये आपके सामने भी क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे अब ऊपर उन्वान जो लिखा गया कि आर्ज़ी वतन के जो है वो अहकाम, ये जो है वो आर्ज़ी वतन के तौर पे अहकाम यहाँ पे लिखे गए। अ, इसकी जो तारीफ़ लिखी गई कि वो जगह जिसे इंसान तवील यानी लंबी मुद्दत के लिए अपनी जाए सुकूनत करार दे, इस माना में कि उर्फ़ आम में यानी मुआशरे में वहाँ पर उसे मुसाफ़िर ना कहा जाए, मुसाफ़िर शुमार ना किया जाए। जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी के तलबा और मुलाज़िमीन वग़ैरह कि जिनकी रिहाइश असली वतन से यानी असली वतन यानी जो माँ-बाप का उसका इलाका है, वहाँ से हट के शरई मुसाफ़त की दूरी पे हों, तो उनके लिए नमाज़ और रोज़े के क़स्र या तमाम होने के मुंदरजा ज़ैल जदवल के मुताबिक अहकाम बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब सबसे पहला जो मेयार है, उसको जो है वो लिखते हैं कि साल कितने साल के लिए, ये साल का भी क्या है कि यहाँ पे खाना बना हुआ है। साल यहाँ पे साल को क्या है देखा जाएगा। यानी कम से कम आप इस चार्ट में देखें तो 1.5 साल से क्या है काम शुरू हो रहा है। यानी वो तवील मुद्दत क्या है कम से कम 1.5 साल की होनी चाहिए, यानी 18 महीने जिसे हम कहते हैं। अगर एक इंसान ऐसी जगह पे है कि जिसमें उसका प्रोजेक्ट फ़क़त 1 साल का है या जो है वो 1 साल और कुछ माह का है, 1.5 साल नहीं बन रहे, तो वो इलाका उसका वतन नहीं कहलाएगा। यानी अगर एक इंसान कोई कोर्स कर रहा है और उसे पता है कि ये मेरा कोर्स जो है वो साल के अंदर-अंदर कंप्लीट हो जाना है, फिर दोबारा क्या है मैंने किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाना है या मुझे साल का ये प्रोजेक्ट मिला है और मैं ये काम ख़त्म करके वापस चला जाऊँगा। तो अगर 1.5 साल से कम है उसकी मुद्दत, तो फिर वहाँ पे वतन के अहकाम जारी नहीं होंगे। यानी वो बंदा वहाँ पे अगर 10 दिन से कम रहेगा, तो उसे नमाज़ क्या है कसर पढ़ना होगी, ना कि वो क्या है पूरी पढ़ेगा। तो 1.5 साल होना चाहिए। 1.5 साल में फिर मेयार कितना है कि 1.5 साल तो चलो उसके रहने का प्रोग्राम है, महीने में कितने दिन वहाँ पे रहेगा और कितनी छुट्टियाँ करेगा। तो यहाँ पे मेयार दिया कि महीने में जो है वो कम से कम 22 दिन जो है वो वहाँ पे रहेगा, 22 डेज़ वहाँ पे क्या ज़िंदगी गुज़ारेगा। अच्छा 22 दिन में फिर कितने घंटे वहाँ पे रहेगा? तो यहाँ पे मेयार क्या दिया कि
दिन-रात यानी 24 घंटे क्या है वहाँ पे वो रहेगा। तो उस सूरत में क्या है उसका हुक्म क्या बनेगा, फिर यहाँ पे आगे हुक्म उसका होगा कि हुक्म उसका क्या होगा कि ये इलाका उसका क्या हो जाएगा, वतन शुमार हो जाएगा। तो ये क्या है एक पहला मेयार है कि 1.5 साल इंसान ने किसी जगह पे रहना है और महीने में 22 दिन। महीने में 22 दिन में हम ये कह सकते हैं कि एक इंसान कॉलेज यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रह रहा है, मदरसे में रह रहा है और वहाँ पे वो मिसाल के तौर पे फ़कत जुम्मे को या संडे को ही क्या घर में आता है। यानी महीने के उसके 22 दिन वहाँ पे बनते हैं। बस हर हफ़्ते 1 या 2 दिन क्या है, 2 दिन आप हफ़्ते के कर लें, वो छुट्टी करता है। बाकी दिन वहाँ पे रहता है, दिन-रात वहाँ पे रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, उसका वतन हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा आप मेयार देखें कि यहाँ पे अगर मुद्दत जो है वो 3 साल की हो जाए, यानी अगर 1.5 साल की ये मुद्दत है तो फिर इसमें ये चीज़ें क्या हैं ज़रूरी होंगी। यानी इसको हम दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि 1.5 साल का उसका प्लान है, तो 1.5 साल के प्लान में फिर ये सारी शर्तें उसकी पूरी होनी चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें कि एक इंसान का 1.5 साल का प्लान है वहाँ पे रहने का, लेकिन वो कहता है कि मैं जो है वो 24 घंटे वहाँ पे नहीं रहूँगा, 8 से 12 घंटे मेरी वहाँ पे नौकरी होगी, फिर मैं घर आ जाया करूँगा। तो जो 8 से 12 घंटे रहने वाला वो बंदा है, फिर उसकी नमाज़ वहाँ पे कसर होगी, वहाँ पे नमाज़ उसकी पूरी नहीं होगी। तो ये क्या हो गया हमारा पहला क्या म्यार हो गया कि 1.5 साल में जो है वो ये टाइमिंग उसकी रहनी चाहिए, यानी 24 घंटे उसका होना चाहिए। अगर ये टाइम बढ़ता है 1.5 साल से 3 साल या 4 साल के ऊपर आता है, तो फिर आप देखेंगे कि महीने में दिन भी थोड़े हो जाएँगे वहाँ पे। यानी फिर अगर महीने में 15 दिन हैं या 7 से 8 दिन हैं, तो ये भी वहाँ पे चलेगा। तो 24 घंटे वाले यहाँ पे हो जाएँगे। इसी तरीके से आपने देखना है कि हमारे जो लोग हैं, जो जॉब करते हैं 8 से 10 घंटे वहाँ पे रहते हैं, तो फिर आप यहाँ पे इस जदवल में नीचे आप आ जाएँ, तो नीचे वाली चीज़ों में क्या ये चीज़ें आपको नज़र आ जाएँगी। ये यानी 12 घंटे वाला हो गया और ये 9 नंबर पे जो है वो 8 घंटे वाला है। हम 8 घंटे वाला देख लेते हैं कि क्या 8 घंटे वाला भी कोई ऐसी सूरत-हाल बनती है कि वहाँ पे जो है वो इंसान शुमार हो जाता हो, वतन शुमार हो जाता हो। तो 8 घंटे वाले में आप ये तवज्जो करेंगे बिल्कुल आखिरी लाइन पे है कि 8 घंटे वाले में जो कम से कम जहाँ पे उर्फ़ ये तय कर देगा, मुआशरा ये तय कर देगा कि ये उसका वतन बन गया है, तो उसमें देखें 4 साल की ये मुद्दत बन रही है, कम से कम। यानी अगर इंसान किसी जगह पे 4 साल उसके रहने का ये प्लान हो, तो वहाँ पे महीने में 20 से 22 दिन उसके होने चाहिए। फिर अगर वो 8 से 6 घंटे वहाँ पे गुज़ार रहा है और फिर दोबारा घर वापस आ जाता है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, वतन शुमार हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, यानी वतन शुमार उसका नहीं होगा, तो इसमें वाज़ेह है कि जहाँ पे वतन शुमार नहीं होगा, तो वहाँ पे इंसान क्या नमाज़ कसर पड़ेगा, पूरी नहीं पढ़ सकता, रोज़ा वहाँ पे नहीं रख सकता। और यहाँ पे ये इश्काल लिखा होगा कि यहाँ पे ये मसला मशकूक हो गया कि अब ये बहस तय नहीं हो रही कि यहाँ पे ये वतन बन रहा है या नहीं बन रहा, महल इश्काल है। तो महल इश्काल में इंसान क्या करता है, उसे नमाज़ पूरी भी पढ़नी होती है और कसर भी पढ़नी होती है, यानी दोनों उसके ऊपर काम करने होते हैं। रोज़े वो वहाँ पे बतौर एहतियात के रखता भी है और फिर बाद में रोज़ों की क्या है, बतौर एहतियात के वहाँ पे कज़ा भी करता है। तो ये जो महल इश्काल वाले लोग हैं, ये क्या है फँस जाते हैं अक्सर तौर पे और फिर उनको किसी दूसरे फ़कीह की तरफ रुजू करना पड़ता है। तो इस तरह के बाज़ केस आते हैं कि जिसमें वो कहते हैं कि हमें ऐसे मर्ज़ी की तरफ रुजू कराएँ कि जिसमें बस हमें रोज़ा ना रखना पड़े या रोज़ा रखना पड़े तो बाद में कज़ा का क्या इश्यू ना बने। तो खुलासा कलाम क्या हुआ हमारे सामने कि ये चार्ट आप देखेंगे और कोई भी आपसे अगर ये सवाल करता है कि मेरी उस इलाके में कज़ा का क्या इश्यू ना बने। तो खुलासा कलाम क्या हुआ हमारे सामने कि ये चार्ट आप देखेंगे और कोई भी आपसे अगर ये सवाल करता है कि मेरी उस इलाके में नौकरी है, जॉब है या मैं कॉलेज जाता हूँ, यूनिवर्सिटी जाता हूँ या मदरसे में हूँ, तो फिर आप इसी चार्ट के मुताबिक उसको देख के तय करके बता देंगे कि ये है। लेकिन अगर कोई इंसान इस चार्ट के अलावा खुद से भी ये फैसला करना चाहे और कहे कि भई भले मैं वहाँ पे 1.5 साल में ज़्यादा नहीं रह रहा, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि मैं वहाँ पे मुसाफिर शुमार नहीं होता। तो अगर वो उसे इस बात का यकीन है कि मैं वहाँ पे मुसाफिर शुमार नहीं होता और कोई भी मुझे ये नहीं कहता कि मैं दूसरे इलाके का आया हूँ, सब मुझे अपना समझते हैं, तो ये फिर उसके अपने ऊपर है। अगर उसे इस बात का इत्मीनान है कि मैं मुसाफिर शुमार नहीं होता, चाहे वो इस
जो चार्ट हमने आपके सामने बयान किया, इससे थोड़ा बहुत फ़र्क भी है उसका, तो वो अपने इत्मीनान के मुताबिक चलेगा। यानी ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आप कहें कि 100% तक़लीद करनी है। ये एक जिसे हम क्या कहते हैं ना, कम अज़ कम जो एक यकीनी सूरत-हाल है, वो लिख के बयान कर दी गई है, ताकि जो शक वाली सूरत-हाल है, तो उसमें मोमिन क्या है, एहतियात करें या उसके लिए चीज़ क्या है, वाज़ेह हो जाए। तो अगर कोई बंदा खुद इस चीज़ के ऊपर अपनी ज़िम्मेदारी पे इसे लेना चाहे और कहे कि मैं खुद ये तय करूँगा कि आया ये मेरा वतन बन गया और मैं मुसाफ़िर शुमार होता हूँ या नहीं होता, तो वो खुद भी अपने लिहाज़ से कर सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। और अगर वो इत्मीनान की कैफ़ियत तक पहुँच जाता है, तो क़यामत में उसकी ज़िम्मेदारी अदा हो जाएगी। तो वो ऐसा नहीं है कि वो फँस जाएगा, वो कह सकता है कि मुझे तो इत्मीनान था कि ये मेरा वतन बन चुका है, मैं मुसाफ़िर नहीं हूँ, तो इसी वजह से क्या है मैंने वहाँ पे रोज़े भी रखे हैं और नमाज़ें भी क्या है पूरी पढ़ी हैं। अच्छा, ये हमारे सामने एक बहस होगी ख़वाते सफ़र की, ये तीसरी जो शर्त थी हमारे पास, वो क्या है मुकम्मल हुई। और एक और यहाँ पे बहस होती है जो हम चौथी शर्त के तौर पे इसे हम बयान कर रहे हैं, वो ये है कि इंसान कसीर सफ़र ना हो। कसीर सफ़र के लिए हुक्म ये है कि वो नमाज़ क्या पढ़ता है, पूरी पढ़ता है कसीर सफ़र भी, चाहे उसने 10 दिन से कम रहना हो। यानी ये आपने तवज्जो फ़रमाई होगी कि ये जब हम कहते हैं ना कि उसका वतन है या ये एक इंसान जो है वो कसीर सफ़र है, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर वो उस जगह पे 10 दिन के लिए नहीं भी जा रहा हो, तो उसके लिए क्या है नमाज़ वहाँ पे पूरी होगी और रोज़ा भी क्या है पूरा होगा। चलें कसीर सफ़र को हम फिर डिस्कस कर लेंगे। इसी जो ख़वाते सफ़र और वतन के अहकाम हैं, इसमें मज़ीद कुछ शिक्के हैं, उसमें हम उसको थोड़ा-सा क्या वाज़ेह कर देते हैं क्योंकि वो इसमें आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान जो है वो पहली दफ़ा किसी जगह शिफ्ट हो रहा है और वहाँ पे उसने जो है वो एक लंबे अरसे के लिए रहना है। जैसे हमारे यहाँ होता है कि पाकिस्तान से स्टूडेंट आते हैं या हिंदुस्तान से आते हैं नजफ़ अशरफ में रहने के लिए, तो अब उनकी यही प्लान होती है कि वो यहाँ पे रहेंगे, 3-4 साल तो कम से कम रहेंगे सही। तो क्या वो पहले दिन से ही नमाज़ यहाँ पे पूरी पढ़ने लग जाते हैं? तो यहाँ पे सही सिस्तानी का ये है कि फ़क़त जो वतन की नियत कर लेना है कि मैं इस जगह पे 2-3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए रहूँगा या मैं हमेशा के लिए रहूँगा, तो फ़क़त नियत कर लेने से वो इलाका जो है वो उसका वतन नहीं बन जाता। बल्कि कुछ दिन वहाँ पे गुज़ारना पड़ता है कि कुछ वहाँ पे दिन गुज़ारे कि वहाँ पे मोहल्ले वाले उसे जान लें, देख लें और उसे ये कहा जाए कि हाँ, अब ये मुसाफ़िर नहीं है। तो वो जब हम नजफ़ में आए थे तो उस टाइम पे हमसे ये उलमा कहते थे कि कम से कम 1 महीने तक आप लोग एहतियात करें। 1 महीने तक एहतियात का मतलब कि 1 महीने तक आप नमाज़ क़सर भी पढ़ें और पूरी भी पढ़ें। क्योंकि 1 महीने तक ये अभी तक तय नहीं होगा कि आप नजफ़ के हो गए हैं और इसी क्या है इलाके के आप शुमार होते हैं। तो बाद में कहा कि नहीं अगर 2 हफ़्ते के लिए भी आप यहाँ पे रहते हैं, तो ये भी क्या होता है काफ़ी होता है। तो 2 हफ़्ते तक वहाँ पे क्या कर की जाती थी, एहतियात की जाती थी और ये जो एहतियात करने का मसला था, ये एहतियात वाजिब थी कि जिसमें से सिस्तानी ये फरमाते थे कि एहतियात वाजिब ये है कि अगर आप एक नए इलाके में जा रहे हैं और वहाँ पे वतन के अहकाम आपने अपने ऊपर लागू करने हैं, तो पहले 2 हफ़्ते क्या है आप नमाज़ पूरी भी पढ़ें और क़सर भी पढ़ें, 2-2 नमाज़ें पढ़ें और रोज़े में भी आप एहतियात करें, रोज़ा अगर माह रमज़ान आ गया तो रोज़ा रखें भी सही और बाद में क्या उसकी एहतियातन क़ज़ा भी करें। तो इसमें क्या है आम तौर पे जो तुल्लाब है वो रुजू कर लिया करते थे उन फुक़हा की तरफ, कि जो फुक़हा फ़क़त वतन की नियत को क्या है काफ़ी करार देते थे। वो कहते थे कि अगर आपने नियत कर ली है कि मैंने यहाँ पे लंबे अरसे के लिए रहना है तो यही काफ़ी है, ये 2 हफ़्ते की या 1 महीने की एहतियात की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल सही सिस्तानी का नज़रिया हमारे सामने वाज़ेह है कि वो नियत को काफ़ी नहीं समझते बल्कि वो कहते हैं कि 2 हफ़्ते या 3 हफ़्ते कम से कम वहाँ पे आप रहें, उसके बाद क्या होगे वतन के अहकाम जारी होंगे। अच्छा इसी तरीके से अ, वतन के जो अहकाम हैं ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान खुद से ऐसा प्लान करे। अगर कोई ख़ातून है और उसका शौहर ऐसी जगह पे रह रहा है, तो उसने लंबे अरसे के लिए रहना है, तो जो बीवी के अहकाम हैं वो भी क्या है शौहर वाले होंगे। इसी तरीके से जो बच्चों के अहकाम हैं वो भी क्या वालिदैन वाले होंगे। और बाकी हम फ़ौज की अगर मिसाल ले लेते हैं, तो जो उनके बड़े अफ़सरान तय करेंगे कि हमने किस इलाके में और कितना अरसा रहना है, तो वो फ़ौजी जो छोटे हैं वो भी क्या उन्हीं के बड़ों के क्या होंगे ताबे होंगे। यानी इससे ये कहा जाता है कि इंसान खुद मुस्तकिल तौर पे अपनी हैसियत से किसी चीज़ को, किसी इलाके को वतन बनाए और नियत करे कि मैं यहाँ पे डेढ़ 2 साल के लिए रहूँगा, ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती। अगर वो किसी और के साथ ज़िंदगी गुज़ार रहा है और उसकी जो अपने फ़ैसले हैं, वो नहीं हुआ करते और
دوسرا فیصلے کرتا ہے کہ اس نے کتنا اس علاقے میں رہنا ہے، تو اس کے احکام اسی دوسرے بندے کے کیا ہوتے ہیں، تابع ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جس کو فقہ میں ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ اعراض عن الوطن، کہ یہ جو انسان کے 3 وطن بنتے ہیں، کیا یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ختم ہو جائیں اور اب یہ وطن کے حکم میں نہ رہیں؟ تو کہتے ہیں بالکل یہ ایسا ہو سکتا ہے، اور خصوصاً جو خواتین کی شادی کا مسئلہ آتا ہے اور جو لوگ اپنے علاقوں سے ہجرت کر جاتے ہیں، وہاں پہ یہ وطن کیا ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک خاتون کی شادی ہو گئی اور وہ دوسرے علاقے میں اور دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئی اپنے شوہر کے ساتھ، جو کہ 22 کلومیٹر دور ہے، تو اب اس خاتون کے جو والدین کا شہر ہے وہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ اب میری مستقبل کی جو زندگی ہے وہ میرے شوہر کے ساتھ گزرے گی، اور ایسے حالات خراب نہیں ہوں گے کہ مجھے دوبارہ سے کیا ہے اپنے والدین کے گھر آنا پڑے، حالات ہمارے ٹھیک رہیں گے اور مستقبل کی زندگی میرے شوہر کے ساتھ گزرے گی۔ تو ایسے حالات میں جو ہے وہ اسے کہا جاتا ہے کہ ایک بندے کو اس بات کا اطمینان ہو گیا ہے کہ اب جو ہے وہ میرے جو والدین کا وطن ہے، میرا جو اصلی وطن ہے، یہ ختم ہو چکا، اب مستقبل کی زندگی وہاں پہ میں نے نہیں گزارنی۔ تو یہ قانون سید سیستانی دامت ظل العالی نے اور باقی فقہا نے بھی دیا کہ جب بھی انسان کو یہ اطمینان پیدا ہو جائے کہ اب میری مستقبل کی زندگی یہاں پہ نہیں گزرے گی، تو اس اطمینان کے بعد وہ جو وطن ہے اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ وطن جب ختم ہو جاتا ہے تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر انسان وہاں پہ جائے اور 10 دن سے کم وہاں پہ رہنا ہو، تو پھر نماز اس کو وہاں پہ قصر پڑھنی پڑتی ہے اور وہاں پہ وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک خاتون جو ہے وہ اپنی والدہ کے گھر میں جاتی ہے اور ماہ رمضان کے جو آخری دنوں میں فرض کریں چلے جاتی ہے، اب بھی اسے ہفتہ وہاں پہ رہنا ہے، 10 دن پورا نہیں رہنا، تو اب وہاں پہ وہ جب ہفتہ رہے گی تو وہ روزے وہاں پہ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ وہ وہاں پہ اس کا وطن نہیں رہا، وطن ختم ہو چکا۔ اور اسی طریقے سے وہاں پہ وہ اگر نماز پڑھنا چاہے تو نماز بھی کیا ہے وہاں پہ وہ قصر پڑے گی، نماز بھی کیا پوری نہیں پڑھ سکتی۔ اور اسی طریقے سے ہم اپنی مثال بھی لے سکتے ہیں کہ جو نجف اشرف فرض کریں جن کا وطن ہے کہ جنہوں نے لمبی مدت کے لیے رہنا ہے، تو وہ بھی اگر نجف سے جاتے ہیں پاکستان، تو اگر ان کو یہ اطمینان ہے کہ اب مستقبل میں مجھے نجف شفٹ نہیں ہونا دوبارہ، اب بس میں نے چھوڑ دیا، مجھے اطمینان ہو گیا، چھوڑ کے آ گیا، تو اب بھی اگر وہ دوبارہ نجف واپس آئیں گے اور 10 دن سے کم رہیں گے تو ان کی نماز یہاں پہ قصر ہوگی اور وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ اب نجف کو وطن کے طور پہ چھوڑ چکے ہیں۔ اور اس کی ایک اور مثال بھی میں لے لوں کہ اگر آپ کسی جگہ پہ نوکری کر رہے ہیں یا کالج وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں، جب وہ کورس آپ کا مکمل ہو جاتا ہے یا نوکری کا پیریڈ مکمل ہو جاتا ہے، تو اب اس علاقے کو انسان چھوڑ دیتا ہے، اب وہاں پہ انسان کو اطمینان ہوتا ہے کہ میری مستقبل کی زندگی کیا ہے، اب اس علاقے میں نہیں گزرے گی، میں کسی اور شہر میں کیا اپنی زندگی گزاروں گا۔ تو جب یہ اطمینان انسان کو ہو جاتا ہے تو اس اطمینان کے بعد وہ وطن بھی کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یعنی قانون ہمارے سامنے جو یہ آ رہا ہے کہ ایک انسان کا وطن چاہے وہ اصلی وطن ہو، ہمیشہ رہنے کے لیے اس نے بنایا ہو، یا تیسری کیٹیگری کا ہو کہ ایک لمبے عرصے کے لیے وہاں پہ اس نے رہنا ہو کہ جس میں کم از کم 1.5 سال کی مدت ہے، تو ان سب وطنوں کے ختم ہونے کا یہ قانون ہے کہ وہاں سے انسان اعراض کرے، یعنی اس کو یہ اطمینان پیدا ہو جائے کہ اب میری مستقبل کی زندگی یہاں پہ نہیں گزرے گی۔ لیکن اگر اس طرح کا اطمینان نہیں ہے، مسئلہ تھوڑا سا مشکوک ہے، 50-50 ہے یا 80%، 70% ہے کہ پتہ نہیں اب میں جو دوبارہ وہاں پہ رہنا ہوگا نہیں رہنا ہوگا، یا ظن کی کیفیت ہے، یعنی اطمینان کی کیفیت نہیں ہے۔ 90% آپ کہہ لیں کہ 90% یہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ وطن میرا ختم ہو چکا، اب گاؤں میں کون رہے گا، 90% یہ کہتا ہے کہ اب گاؤں میں کون زندگی گزارے گا، اب ہم نے نیا گھر بھی وہاں پہ خرید لیا، بچے بھی وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، نوکری بھی وہاں پہ ہو گئی ہے، تو اب کون اپنے گاؤں میں کیا رہے گا۔ تو یہ اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ بس اب آپ اپنی فیوچر کی زندگی کوئی ایسے حالات نہیں بن سکتے کہ آپ اپنے مستقبل کی زندگی اپنے گاؤں گزاریں؟ وہ کہتا ہے 100% تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن 90% میں ایسا کہہ سکتا ہوں۔ 90% کو ہم اطمینان نہیں کہتے، 90% کا یہ مطلب ہے کہ 8-10% ابھی بھی وہ یہ مارجن رکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کوئی حالات ایسے بنے، فرض کریں کہ ہمیں دوبارہ سے کیا اپنے گاؤں میں شفٹ ہونا پڑے اور وہاں پہ زندگی گزارنا پڑے۔ تو یہ عام طور پہ لوگوں میں 8-10% یہ رہتا ہے کہ بھلے وہ اپنے گاؤں کو چھوڑ چکے ہوں، دوسرے علاقوں میں رہ رہے ہوں،
لیکن پھر بھی وہ ایک مارجن ذہن میں رکھتے ہیں 8-10%، وہ کہتے ہیں کہ حالات کبھی بھی کچھ بن سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ سے کیا ہے اپنے گاؤں میں واپس شفٹ ہونا پڑے اور وہاں پہ زندگی گزارنی پڑے۔ تو اگر 8-10% بھی یہ ان کو شک پڑا ہوا ہے اور 8-10% کا انہیں احتمال ہے، تو یہاں پر بھی ان کا جو آباء و اجداد کا جو وطن ہے اور گاؤں ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اگر وہ ماہ رمضان میں عید کرنے کے لیے اپنے گاؤں جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ 10 دن سے کم رہتے ہیں، ہفتہ کی چھٹی لے کر گئے ہیں، تو وہاں پہ وہ نماز پوری پڑھیں گے اور 2-3 جو روزے آتے ہیں وہ روزے بھی کیا وہاں پہ رکھیں گے۔ اسی صورت کو آپ الٹ کر لیں کہ اگر اس سے آپ پوچھیں کہ بھئی اب جو گاؤں میں زندگی آپ کی گزرے گی، کیا آپ کو چانس ہیں ایسے کوئی لگتا ہے کہ ان فیوچر اور مستقبل کی زندگی آپ کی دوبارہ گاؤں گزرے گی؟ وہ کہتے ہیں نہیں، میں تو 100% اور 100% شیور ہو چکا ہوں کہ اب وہ ہم نے چھوڑ دیا، اب وہاں پہ کوئی بھی زندگی نہیں گزرے گی اور نہ ہی کبھی ہم نے سوچا ہے، پلان کیا ہے کہ وہاں پہ کوئی زندگی گزرے گی اور نہ ہی کوئی ایسے حالات آ سکتے ہیں۔ یعنی انسان بڑا مطمئن ہو چکا ہے کہ اب جو ہے وہ میں نے اپنے گاؤں کو اب اور اپنے جو والدین کا اور آباء و اجداد کا علاقہ تھا اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس صورت میں اگر وہ وہاں پہ عید گزارنے کے لیے جاتا ہے، ہفتے سے کم جاتا ہے، تو اب وہ اس کا وطن نہیں رہے گا۔ وہاں پہ اسے کیا پڑھنی پڑے گی؟ قصر نماز کیا ہے پڑھنی ہوگی اور روزہ بھی کیا نہیں رکھ سکتا۔ تو بہرحال یہ سوال ہوتے رہیں گے اور خصوصاً جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کے یہ سوال ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی والدہ کے گھر پہ جاتی ہیں تو کیا اس کا حکم ہے؟ تو کامن کیس یہی ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ آپ یہی کہتے ہیں کہ وہ آپ کا وطن ختم ہو چکا ہے، آپ وہاں پہ جائیں گی، نماز قصر پڑھیں گی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ لیکن بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی کا کیس ایسا بھی ہو کہ شوہر کے ساتھ اس کے حالات اچھے نہ ہوں اور ایک شک کی کیفیت لگی رہتی ہو سکتا ہے کبھی حالات بگڑیں اور مجھے دوبارہ سے کیا والدین کے گھر شفٹ ہونا پڑے، یا فرض کریں کوئی ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کے شوہر نے یہ پلان کر رکھا ہے کہ وہ باہر چلا جائے گا اور ان کو اپنے والدین کے گھر چھوڑ دے گا اور مستقبل کی زندگی ان کی ادھر ہی گزرے گی، یا یہ حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ والدین کی جو اس کے شوہر کی جو نوکری کا ہے سسٹم، جاب کا سسٹم ہے، ہو سکتا ہے وہ شفٹ ہو جائے اور اس کے والدین کا جو گاؤں ہے، علاقہ ہے، وہاں پہ اس کے شوہر کی نوکری ہو جائے۔ تو اس طرح کے بعض کا جو حالات کسی کے ہو سکتے ہیں، ان اسپیشل حالات ہو سکتے ہیں، تو وہاں پہ پھر ایسی خاتون کا جو والدین کا اور اپنی والدہ کا جو گھر ہے، جو گاؤں ہے، وہ وطن کے طور پہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ وطن باقی رہتا ہے۔ اس کی وجہ کہ کیونکہ اس کو یہ اطمینان نہیں ہوتا کہ اب یہ میرا وطن ختم ہو گیا اور مستقبل کی زندگی میں شوہر کے علاقے میں یا شوہر کے ساتھ کیا کسی شہر میں گزاروں گی۔ صورتحال کیا ہے مشکوک رہتی ہے، یا 8-10% یا 20% یہ احتمال رہتا ہے کہ میں جو ہے وہ دوبارہ چلی جاؤں گی اپنے والدین کے گھر، تو ایسی احتمال کی صورت میں وہ پھر وطن باقی رہتا ہے۔ تو اگر یہ خاتون چھٹیوں میں جاتی ہے اپنے والدہ کے گھر میں، اپنے والدین کے گھر میں، تو وہاں پہ نماز کیا پڑھتی ہے؟ پوری پڑھتی ہے اور روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ وطن کیا ہے اس کا باقی ہے۔ تو خلاصہ کلام آج کے درس کا یہ ہوا کہ وطن کی ہمارے سامنے 3 قسمیں آ گئی ہیں، اور جو تیسری قسم ہے اس میں کم از کم 1.5 سال کی مدت ہے اور باقی جو نقشہ اور چارٹ ہے اس کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں، تو وہ تو 100% 100% شور یعنی صورتحال یقینی طور پہ ہو جائے گی، کیونکہ اہل علماء نے کیا اس نقشے کو مرتب کیا ہے۔ اور دوسرا نقطہ ہم نے یہ پڑھا کہ کیا یہ وطن ختم بھی ہو جاتا ہے، تو اس میں ہم نے ایک قانون پڑھا کہ وطن ختم ہونے کا یہ قانون ہے کہ انسان کو اطمینان ہو کہ اب مستقبل کی زندگی کیا ہے اس جگہ پہ نہیں گزرے گی بلکہ دوسری جگہ پہ گزرے گی۔ اگر اس طرح کا اطمینان نہیں ہے اس کے دل میں، کھٹکا لگا ہوا ہے، 50-50% ہے یا 10% بھی اس کو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل کی زندگی یہاں پہ آ جائے گی دوبارہ اپنے والدین کے علاقے میں اور اسی علاقے میں، تو پھر وہاں پہ وہ وطن ختم نہیں ہوگا اور وہ وطن کیا رہے گا؟ باقی رہے گا۔ صلی اللہ علی محمد وعلی اجمعین۔ گفتگو ختم ہوئی اور کثیر سفر کے نفل احکام ہم کل ڈسکس کریں گے۔ ابھی اس کے متعلق کسی کے پاس کوئی سوالات ہوں تو آپ کی خدمت میں حاضر